हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITBP एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि SSB टेट्समैन की एग्ज़ाम डेट 22 और 23 जून को कंडक्ट कराने वाला है TCS। उसमें दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन हिंदी के यानी सम्मान हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने संपूर्ण हिंदी के जो भी टॉपिक हैं उनको सभी इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। लास्ट में दोस्तों अंतिम आपका रिवीजन है, क्योंकि दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने के मिलेंगे। इसमें हर एक टॉपिक को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आपका स्कोर कितना रहेगा इसमें आउट ऑफ 25 में, एक बार ईमानदारी से कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लास्ट रिवीजन है और आपके गिने चुने 4 से 5 दिन ही आपके बचे हैं। तो चलो क्रम बाई क्रम से स्टार्ट करते हैं। आपका कितना स्कोर है आप कमेंट बॉक्स पर ईमानदारी से ज़रूर करिएगा। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं समान हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा निश्चय वाचक सर्वनाम है। आपको इनमें से 4 विकल्प है, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन एक निश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। बेसिकली अगर बात करें दोस्तों, सर्वनाम को 6 भाग होते हैं, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनमें से दोस्तों अगर बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है तो इसके 2 यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसमें जो विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट बी चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप एक निजवाचक सर्वनाम है, हम और जो, ये सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। बेसिकली दोस्तों आपको मालूम है कि कारक टोटल 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक अधिकरण कारक होता है और उसकी विभक्ति होती है दोस्तों में। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी, इस विकल्प नंबर सी गेस किए हैं में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। में विभक्ति होती है अधिकरण में। जैसे हम कहें कि मैं कमरे में हूँ, मैं छत पर हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बेसिकली दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ ना बदलता है, यानी अर्थ को में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि उपसर्ग में दोस्तों जब उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उसका अर्थ में प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है कि मिठास में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी गेस कर रहे हैं आस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। बेसिकली दोस्तों आपको मालूम होगा कि रस भाट मुनि के अनुसार 8 हैं और तुलसीदास और कबीरदास के अनुसार दोस्तों 11 माने गए हैं। उनमें से एक रस होता है करुण रस और इसका स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी गेस कर रहे हैं शोक, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। हास रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध बेसिकली दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि लंबोदर में कौन सा समास है। आपको बताएं कि लंबोदर में कौन सा समास है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। समास बेसिकली 6 भाग होते हैं। उनमें से एक भाग होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की विशेषता होती है कि इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर लंबोदर का मतलब दोस्तों लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान श्री गणेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आपको बताना है, 4 विकल्प है आपके सामने। आई होप कि दोस्तों आपने इसका आंसर गेस किया होगा। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों प्री प्रवास। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी गेस किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्री प्रवास के रचयिता की अगर बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसकी रचना यानी इसकी लेखक हैं। कामयानी के लेखक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद और सकेत के लेखक हैं प्रथम
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से तीन किसी न किसी से एक प्रकार होंगे और एक शब्द का अर्थ अलग है। पावक, अनिल, अनल और प्रसानु। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट यहाँ तक वीडियो वॉच करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स पर देंगे और बहुत ही आसान नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि अंधे की लाठी का मुहावरा का अर्थ क्या है। तो आपको गेस करना है इन 4 विकल्प में से। एकमात्र सहारा, अंधे व्यक्ति की लाठी, जलाने के लिए लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर एकमात्र सहारा गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तद्भव, तत्सम तत्सम, देशज या विदेशज। तो बेसिकली दोस्तों जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको कहा जाता है देशज शब्द, जैसे लोटा और खोटा। तो इस तरह के शब्द जो भी हैं दोस्तों ये आपके देशज शब्द होते हैं, इनके उत्पत्ति का पता नहीं चलता। विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेश में यूज किए गए हैं। जैसे अगर बात की जाए कि रेलगाड़ी, बेसिकली रेलगाड़ी दोस्तों संकर शब्द है, तो आप समझ पाए होंगे। और तद्भव शब्द वो होते हैं दोस्तों जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं। और तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों कहते हो यूज या ज्यों कहते हो लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाय कहते हैं। आपको बताना कि हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाय कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अयोगवाय अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय की संख्या होती है 2, जिनको दोस्तों कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है। आपको बताएं पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है। महादेव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा। तो पुरंदर बेसिकली दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर सी गेस कराएं इंद्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंद्र की पर्यायवाची होती है दोस्तों पुरंदर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उससे हम क्या कह सकते हैं, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ। तो अगर बात की दोस्तों जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या कहेंगे, उससे कहेंगे अल्पज्ञ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर होगा अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कुछ जानता हो, तो दोस्तों उसे अल्पज्ञ कहेंगे। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों अज्ञ, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी न सही होकर आपका होगा डी। तो डी जो भी कैंडिडेट गेस किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ना कि बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि निम्न से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है। पृथ्वी, गाय, स्वर्ग, चतुर। तो बेसिकली दोस्तों गो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है, स्वर्ग भी होता है, बट चतुर नहीं होता। तो जो भी कैंडिडेट इसका आंसर विकल्प नंबर डी गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि ग्रीस में कौन सी संधि है। बेसिकली संधि दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इनमें से दोस्तों स्वर संधि के भाग में से एक दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। अर्थात आपका जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर ए गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दीर्घ संधि होती है ग्रीस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि आप इसका आंसर गेस किए होंगे। तो 55 जो भी कैंडिडेट गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लता का बहुवचन है लताएं, लताओं, लताया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो आपके सामने विकल्प हैं
पहला, दूसरा या थोड़ा, पीला या एक। तो पहला बेसिकली दोस्तों क्रमवाचक सर्वनाम होगा, थोड़ा परिमाणवाचक सर्वनाम होगा और पीला बेसिकली दोस्तों एक गुण को दर्शा रहा है। इसलिए आपका जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर सी गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और एक निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अल्प विराम या पूर्ण विराम या योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो बेसिकली दोस्तों द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि निम्न से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। वाराणसी, जुलाहा, गिरोह, चांदी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वाराणसी, जुलाहा, गिरोह या चांदी। तो अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर बी गेस कर रहा है जुलाहा। जुलाहा एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है कि सीमा में है या कष्ट में या रक्षा में या समता में। तो बेसिकली दोस्तों आपको पुल्लिंग शब्द यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर सीमा हो गया या कष्ट, रक्षा या समता ये सब की जाती है, जबकि कष्ट जो दोस्तों होता है ना कि होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली दोस्तों वह भूख से बेचैन है और यहाँ पर है साधन। तो इसलिए इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है। बेसिकली वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो जब कोई काम स्वयं से न करके किसी दूसरे से कराया जाता है तो वहाँ पर बेसिकली दोस्तों भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आम खाया जाता है यहाँ पर कर्ता स्वयं नहीं खा रहा जबकि किसी दूसरे के बारे में बताया जाए, तो इसलिए इसमें दोस्तों भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। देखो एक क्वेश्चन दोस्तों हमने इसी से और पिक किए हैं, जैसे कि राधा आम खाती है। तो आपको बताना है तो राधा आम खाती है, तो इसकी विशेषता है दोस्तों कर्ता है इसमें राधा, इसलिए इसमें आपका आंसर होगा कर्तवाच्य। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बेसिकली दोस्तों आपको बताएं कि इनमें से कौन सा शब्द 4 में से स्त्रीलिंग है। सभा, विवाह, धर्म, विराम। चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि विवाह होता है, धर्म होता है और विराम होता है, ना कि सभा होती है कि होता है। आप स्वयं एक बार बोल के देखिए तो आपका आंसर आएगा दोस्तों सभा होती है। इसलिए दोस्तों होती है तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन से जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है बेसिकली दोस्तों तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से जिन कहते हो लिए गए हैं और वो शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा रूप बदल कर उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताएं इनसे कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, मयूर, फूल या वर्त। तो बेसिकली दोस्तों आई होप कि आपने इसका आंसर गेस किया होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर फूल गेस करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फूल का तत्सम शब्द होता है दोस्तों पुष्प। बाकी अग्नि हो गया, मयूर हो गया, वत्स हो गया, ये सभी दोस्तों आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि अग्नि का तत्व होता है आग, मयूर का तत्व होता है मोर और वत्स का तत्व होता है दोस्तों बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 और लास्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। आपको बताना है बेसिकली दोस्तों अलंकार के 3 भाग में बांटा गया है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उनमें से शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है इनमें से। तो आपको बताना है अनुप्रास अलंकार या यमक या श्लेष या उपमा। तो बेसिकली दोस्तों शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जो शब्दों के द्वारा यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब शब्दों के चमत्कारी के कारण ही उनका प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जो काव्य के आभूषण होता है अलंकार।
और शब्द अलंकार के अंतर्गत दोस्तों आपका उपमा अलंकार नहीं आता, इसलिए जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी गेस किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्कृति अलंकार ये शब्द आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट अंतिम रिवीजन के तौर पर हमने आपका हिंदी का प्रयोग यानी हिंदी के 25 MCQ क्वेश्चन कराए हैं। आपको ये कैसे क्वेश्चन लगे और आपके स्कोर कितना रहा आप एक बार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यदि प्रैक्टिस सेट सेकंड भी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, तब उसके लिए भी दोस्तों हम 25 नेक्स्ट हिंदी क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।